ऑक्साइड हो गया था, ऑक्साइड वाला पार्ट हो गया था ना। अब है लाइट। तो नेक्स्ट है रिएक्टिविटी +4 + 6, यहां पर भी दो ऑक्सीडेशन में बनेंगे, है ना। फॉर्म टू टाइप ऑफ एक EX4 और एक यहां चार्ज है +6 और यहां चार्ज है +4। अब देखो ऑक्सीजन तो +4 और +6 में एडजस्ट करता नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के जो एलाइड है वो ऑक्सीजन के एलाइड किसके साथ बनेंगे, +2 में बनेंगे, जैसे OF2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, +2 है, या फिर O2F2। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, +1 है, या फिर OCl2। यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो सकता है, -2, है ना। ऑक्सीजन नहीं बनाएगा इन दो ऑक्सीडेशन में, केवल कौन बनाएंगे, तो जैसे सल्फर SX4 और सल्फर से रेजिंग टेलरिया, और सेम यहाँ तो नीचे चलेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा इसके अंदर, बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर सेम, यहाँ नीचे चलेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। फजान रूल के अकॉर्डिंग कैटाइन का साइज छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा, अनस्टेबल तो दोनों ही फ्लोराइड है वो, O2F2 भी OF2 भी। आपको एक चीज याद रखनी है कि +6 के अंदर सल्फर जो है, इसको +6 के अंदर केवल कौन ला सकता है, फ्लोरीन, समझ लो। +6 के अंदर सल्फर को केवल कौन ला सकता है, फ्लोरीन, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसका, EX6। देन अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे चलोगे ना तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आसानी से ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। तो ऐसे मान लो यहाँ पे सल्फर है, समझो ध्यान से, सल्फर का साइज छोटा है तो इसको ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है, और हायर ऑक्सीडेशन में तो +6 में इसको केवल कौन ला पाएगा, फ्लोरीन। आ रही बात समझ में।
अगर एलिमेंट का साइज छोटा है तो उसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, तो वो केवल किसके साथ पॉसिबल होगा, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन फेवर में आएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर अपन सल्फर में देखें तो +4 और +6 में जो सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, फ्लोरीन के साथ। नीचे जो एलिमेंट है, जैसे ये ऐसी H4 है, ऐसी Cl4 भी बन सकता है फ्लोरीन के साथ साथ। यहाँ क्या ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, है ना। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन और आयोडीन भी आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो डाउन द ग्रुप वैरायटी ऑफ एलाइड इंक्रीज, जो बात में बोल रहा हूं, आ रही बात समझ में? नीचे चलोगे तो वैरायटी ऑफ एलाइड बढ़ेगी। मतलब अगर अपन बात करें टेलोरियम का, तो टेलोरियम का साइज बड़ा है, तो फ्लोरीन के साथ साथ क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन कर सकती है, समझे। +4 में और +6 में सल्फर केवल फ्लोराइड के साथ है, किसके साथ, है ना। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन आसान होगा, तो नंबर ऑफ एलाइड बढ़ेंगे, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, डाउन द ग्रुप वैरायटी ऑफ एलाइड इंक्रीज, डाउन द ग्रुप। नीचे चलोगे तो नंबर ऑफ एलाइड बढ़ेंगे। नहीं, ऑक्सीजन का तो ये +2 में स्टेबल नहीं है। मेगा टेस्ट में अब तक जितना पढ़ाया है पूरा आएगा एक्सेप्ट 16 ग्रुप। मतलब कौन कौन से चैप्टर हो गए, D&F, कोऑर्डिनेशन, और P ब्लॉक में 15 ग्रुप था। चलो ये हो गया। चलो आप हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। सम इम्पोर्टेंट तो सबसे पहला है डाई ऑक्सीजन। बाय हीटिंग ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल नाइट्रेट की जो हीटिंग रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वर्जन जो क्वेश्चन होते हैं ना, या सॉल्ट एनालिसिस है, वहां पर भी है ये। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल केमिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको 3 तरह के मेटल नाइट्राइड देखने को मिलेंगे, मेटल नाइट्रेट, है ना। जैसे सबसे पहले एक मेटल नाइट्रेट कौन है, MnO3। तो यहां पे क्या बनेगा आपका, M2O। तो यहाँ M इक्वल टू होगा लिथियम। देखो ग्रुप 1 के अंदर केवल लिथियम Li2O बनाता है, बाकी सारे मेटल मेटल नाइट्राइड बनाते हैं, है ना। क्योंकि लिथियम क्या है, कैटाइन छोटा है, ठीक है ना। तो केवल लिथियम बनाता है, लिथियम ऑक्साइड, बाकी के सारे के एलिमेंट क्या बनाते हैं, मेटल नाइट्राइड, ठीक। तो M इक्वल टू क्या हो गया, Li। और दूसरी है इसी के अंदर तो बनेगा MnO2, इसको 2 कर लेना, ठीक। और M इक्वल टू अल्कली मेटल एक्सेप्ट
लिथियम। लिथियम को छोड़ के बाकी अल्कली मेटल आ जाएंगे यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। और तीसरा है इसमें आ जाएंगे आपके कौन? अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिंक कॉपर और लेड। NO2 प्लस, where M equal to alkaline earth metal, जिंक, कॉपर, लेड, सारे हैवी मेटल आ जाएंगे डी ब्लॉक के। हैवी मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां हमने लिया सपोज कैल्शियम नाइट्रेट, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2। ये भाई तुम लोग है ना कैसे भी इसको याद कर लेना, क्योंकि ये रिएक्शन इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल केमिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कि कई जगह आपको है ना ऐसे आते हैं ना कन्वर्जन, सॉल्ट है इसको गर्म किया तो आपको ये नाइट्रेट के सॉल्ट वाले जो हैं वो बहुत मिलेंगे। तो एटलीस्ट ये 3 रिएक्शन याद कर लो। डाईवेलेंट जो मेटल हैं उनके साथ मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ के बाकी सब मेटल नाइट्राइड, लिथियम क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो वो लैब मेथड है। ऑक्सीजन बनाने की जो लैब मेथड है वो क्या है? बाय हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। दूसरी मेथड है बाय हीटिंग ये लैब मेथड भी है। ये ऑक्सीजन की लैब मेथड भी है। जब आप इसको गर्म करोगे ये ऑक्सीजन बनाने की लैब मेथड भी है। और अच्छा, डी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ाई थी अपन ने रिएक्शन है, याद है? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का है। क्यों भाई, तुम्हारा ये मेगा टेस्ट हो रहा है, आ भी रहा है, तो जरा पूछ लिया जाए जरा इसको गर्म। इसका मैंने हीटिंग इफेक्ट लिखाया था, तो गर्म किया था तो क्या क्या प्रोडक्ट बने थे? MnO2 और O2, और एक बना था K2MnO4, एक बना था MnO2 और बनी थी O2। इसका इसका कैसा कलर लिखवाया था? ग्रीन। और इसका कैसा कलर लिखवाया था? ब्राउन। और इसी के साथ अपन ने ये भी पढ़ा था K2Cr2O7। ये है ऑरेंज कलर का, कैसा? और इसको गर्म करेंगे तो क्या बनाता? Cr2O3 और O2 और नहीं, वो O2 तो वो तुक्का नहीं मार रहा, वो ऑक्सीजन की मेथड लिख रहे हैं तो वो बनेगी बनेगी। चलो, और क्या बना था? K2CrO4 Cr2O3 प्लस O2। ये कैसे कलर का था? ये कैसे कलर का था?
येलो। ये कैसे कलर का था? ये बताया था ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, और ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक और है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर। पानी के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन है, तो इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर। इसका मतलब इसके अंदर एक्सेस ऑक्सीजन है, तो जब आप इसको खुला छोड़ोगे तो इसके अंदर से क्या है, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और है, ये रिएक्शन कई बार तुमने नोट्स के अंदर भी होगी, Pb3O4। इसको बोलते हैं रेड लैट। क्या बोलते हैं? रेड लैट और सिंदूर। तो इससे क्या बनता है आपका, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लेथार्ज। क्या बोलते हैं इसको, लेथार्ज। और साथ में बनेगी ऑक्सीजन। अच्छा, मैंने एक पहले तुमको एक रूल बताया था चार मेटल हैं जिनको बोलते हैं आपा, उनके ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं। उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा भी गर्म करते हैं तो वो मेटल के अंदर टूटे जाते हैं। कौन कौन से थे वो चार मेटल जिनके रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव थे, पॉजिटिव साइड थे? कौन कौन से थे? मरकरी, सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड। तो बाय। हैव अनस्टेबल तो H का मतलब हुआ Hg, A का मतलब हुआ गोल्ड, P का मतलब प्लेटिनम, ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल Ag2 है, इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, 4Ag प्लस, या मान लो अपन ने 2HgO को गर्म किया, अरे लेता जो लेड की मेटलर्जी तो कोर्स में है नहीं, लेकिन अभी वो तुमको शीट दी है उसमें क्वेश्चन है दो चार, तो मैंने इसलिए बता दिया। लेड की मेटलर्जी के क्वेश्चन है ये वैसे। अब चूंकि यहाँ कनेक्ट हो रहा है तो बता दिया मैंने, इसीलिए वो बच्चे पूछने आए थे तो बताना पड़ रहा था बार बार। हैं? अब सुनो, बड़े स्केल में बनाना है तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, है ना। अगर ऑक्सीजन को बड़े स्केल पे बनाना है तो वाटर के क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लास्ट प्रिपरेशन है कमर्शियल मेथड। हाँ, पोटेशियम क्लोराइड वाली है, और पर में वो पोटेशियम नाइट्रेट। लैब के अंदर पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म कर, देखो लैब के अंदर अपन नॉर्मली वो केमिकल सिलेक्ट करते हैं जो सस्ते हों। पोटेशियम नाइट्रेट बहुत सस्ता
है ना। और क्लोरेट भी ज़्यादा महंगा नहीं है। वैसे सबसे सस्ता कौन है? पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं उसको, आसानी से मिल जाता है। चलो भाई, हो गया साइंटिफिक स्टोर पे, हो गया भाई। तो लास्ट मेथड लिखना, कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड क्या है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हो गया? कोई नोट कर रहा है कि बढ़ाऊं आगे इसको? चलो 8वीं मेथड लिखना, that is prepare on large scale। बड़े स्केल में जब कोई प्रिपरेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं कमर्शियल मेथड। अब देखो, सुनो ध्यान से। अभी तुम लोगों के बैच के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चली रही है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये वर्ड आया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस किस डिवाइस में करवाते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किस में करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो दो स्टेप में होता है। पहली स्टेप में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वाटर को डिसोसिएट करेगा उसके कैटाइन और एनाइन में। तो जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो फर्स्ट स्टेप में ये टूट के क्या देगा? वाटर का कैटाइन कौन हुआ? H प्लस, और एनाइन कौन हुआ? OH नेगेटिव। यही हुआ ना भाई, है ना। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक करंट जब आप सेल के अंदर डालोगे तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर उसका डिसोसिएशन होगा उसके आयंस में। तो वाटर के आयन कौन हुए? कैटाइन H प्लस, एनाइन हाइड्रोक्सिल आयन, है ना। ये स्टेप नंबर 1। और सेकंड स्टेप में क्या होता है भाई? क्यों? सेकंड स्टेप में क्या होता है? कैटाइन कैथोड पर रिड्यूस होगा और एनाइन एनोड पर। यही होता है ना। तो सेकंड स्टेप के अंदर इसका जो कैटाइन है वो कैटाइन कौन है? H प्लस। ये कैथोड पर क्या होगा? रिड्यूस। तो एट कैथोड क्या होगी रिएक्शन? 2H प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हुआ? रिड्यूस। और एनोड पर क्या होगा? एनाइन का ऑक्सीडेशन। तो एनाइन कौन है? 4OH नेगेटिव। और हाइड्रोक्सिल आयन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? 2H2O प्लस O2। यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लिखी होगी आपने। हाइड्रोक्सिल आयन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? वाटर, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन आई होगी। और एक से ज्यादा कैटायन है तो कॉम्पिटिशन। तो वही इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अपन क्या बना सकते हैं? वाटर। ठीक है भाई। तो ये है इसकी प्रिपरेशन। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ O2। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस पैरामैग्नेटिक गैस।
देखो, ऑलमोस्ट सभी मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करती है ये ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल सबसे रिएक्ट करती है ये, है ना। इनर्ट मेटल को छोड़ दो, लाइक प्लेटिनम, ऑलमोस्ट सबके साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल। हाँ तो नेचर के अंदर क्या है, इसका लिमिटेड परसेंटेज है, ठीक है ना, और नाइट्रोजन गैस है साथ में, नहीं तो आए दिन आग वाग लगने की घटनाएं हाल होती रहती। कभी भी देखना आप, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो प्योर नहीं होता। प्योर ऑक्सीजन रखना मतलब डेंजरस ही है वो, उसमें उसको डाइल्यूट करते हैं नाइट्रोजन से, हीलियम से, किसी ना किसी से, ताकि उसकी रिएक्टिविटी रुके, वरना बहुत हाईली रिएक्टिव गैस है ये। अभी देखा नहीं था कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडरों में कैसे आग वाग लग गई थी जगह जगह। हुआ भाई। तो ज़्यादातर मेटल नॉन मेटल इसके अंदर रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। तो कुछ रिएक्शन लिखे देने अपन, है ना। ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल इसके साथ रिएक्शन करेंगे, है ना। बताओ जरा, जैसे लेड है, लेड को किस में कन्वर्ट कर सकती है, पीबीओ, पीबीओ 2। ये लेड के जितने पॉसिबल ऑक्साइड हैं सब बन सकते हैं यहाँ पर। और जिंक को किस में कन्वर्ट करेगी। अच्छा एक बार बताओ, ये मेटलर्जी के अंदर है, जब मेटल सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है रोस्टिंग। ये मेटल सल्फाइड है, मेटलर्जी के अंदर जब आप किसी मेटल सल्फाइड का एक्सिस एयर में ऑक्सीडेशन करते हो तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। मेटलर्जी के अंदर मेटल सल्फाइड का मेटल ऑक्साइड में जो कन्वर्जन है इसको बोलते हैं रोस्टिंग। एक्सिस ऑफ एयर होती है, क्या होती है, एक्सिस ऑफ एयर। अब बताओ जरा, CH4 का ऑक्सीडेशन किया तो कार्बन किस में जाएगा, CO2 में। हाइड्रोजन किस में जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन किया तो Ag2O। एल्युमिनियम को ऑक्सीडेशन किया तो Al2O3। तो मोस्टली मेटल नॉन मेटल सब ऑक्सीडाइज होते हैं इससे। आगे बात समझ में। और ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर ये को लिख लेना है इसकी, 2। तो ये हो गया डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये एक और एलोट्रॉप है, ओजोन। तो दूसरा अपने को पढ़ना है ओजोन, दैट इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। चलो आप राइटिंग डालो, ओजोन। अगला कंपाउंड कौन सा है, नंबर 2, ओजोन।
ओजोन क्या है? ठीक है, तो अपर एटमॉस्फेयर में है, सबको पता है ये ओजोन लेयर है ना, अपर एटमॉस्फेयर में है ना। तो भाई इसका अच्छा, अगर ये ओजोन लेयर का काम क्या है, अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है इसका काम क्या है? यूवी रेडिएशन को रोकना है ना। तो इट प्रिवेंट अब इसकी प्रिपरेशन। पहली मेथड है ऑक्सीजन का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या चीज? एलोट्रॉप मतलब जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना, ओजोन और ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, फिजिकली डिफरेंट है बस। बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। और जो एपरेटर यूज करते हैं, apparatus used for this purpose are called ozonizer, like Bragg ozonizer, Simon ozonizer, क्या भाई, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं ओजोनाइजर। इस लाइन पर ध्यान देना, बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इंस्ट्रूमेंट की यही खासियत है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं अपन? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब पता है क्या है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोलाइज भी करोगे उसको, मतलब आप करंट भेज रहे हैं, सीधा सीधा वर्डों में बोले, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेता दोनों दिन से, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों भाई, अगर आप किसी सोर्स से करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जगह पे हीटअप हो जाता है ना, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्वर्ट होती है काय में, हीट एनर्जी में। तो यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? आप स्पार्किंग करोगे, स्पार्किंग करोगे बिना उसके, क्या कहना चाहिए इसको, लाइट वो नहीं होना चाहिए जनरेट, स्पार्क विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर और रेडिएशन। कारण सुनो, अगर टेम्परेचर बढ़ाना तो ओजोन जो है वो तुरंत वापस ऑक्सीजन में आ जाएगी। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है कि अपन इलेक्ट्रोलाइटिकली प्रोसेस भी कर रहे हैं और टेम्परेचर को भी नहीं बढ़ने दे रहे। या फिर अपन जब स्पार्क करते हैं, दो तार को टच करते हैं ना, तो स्पार्किंग होती है ना, चिंगारी सी निकलती है, वो नहीं निकलना चाहिए इसमें। दैट इज कॉल्ड साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। पर्पज क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज साइलेंट नहीं हुआ तो अंदर कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वापस ओजोन आ जाएगी किसमें? ऑक्सीजन में। तो इसलिए इस वर्ड का बड़ा मीनिंग है यहाँ पर, और ये मेंटेन करते हैं अपन इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ब्रैग ओजोनाइजर, साइमन ओजोनाइजर पर्पजली यूज होते हैं इसके लिए, है ना।
तो क्या होगी रिएक्शन? साइलेंट इलेक्ट्रिक properties pure ozone is pale blue gas. है ना? प्योर ओजोन कैसी होती है? पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड. एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड. कौन सा? लाइक ब्रेडिक, BREDIC, BREDIC, ब्रेडिक आर्क ओजोनाइजर. दूसरा है साइमन ओजोनाइजर. स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को लिक्विड में लाओगे तो ब्लू लगता है, वो गैस फॉर्म में तो कलरलेस है वो. स्ट्रक्चर ऑफ एक तो ये होगी. अरे बात है नहीं भाई. ये इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर है ना? और बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है? 1.5. बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी ओजोन की? 1.5. दो स्ट्रक्चर है ना? एक ही जगह पे दो टाइप के बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल. तो 3/2 कितना हुआ? 1.5. बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 1.5. ओजोन का ही रोल है. जो क्या कहते हैं, स्पेस से जो जमीन दिखाई दे रही है ना, नीली अर्थ नीली दिखाई देती है ना, उसका कारण है पानी. और अपने को जो आसमान नीला दिखाई दे रहा है उसका कारण है ओजोन. स्पेस से जो अर्थ दिखती है ना ब्लू कलर की, उसका रीजन है वाटर. है ना? वाटर के अंदर ऑक्सीजन है. 46% अर्थ क्या है? वाटर है. तो 46 अर्थ वाटर है, तो उससे वो ब्लू दिख रहा है. और यहाँ से अपन ऊपर देखते हैं तो पूरी ओजोन लेयर है, तो इसलिए ब्लू दिख रहा है. क्या क्या रेजोनेंस बनाते हो ना? रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है, कहां से कहां तक है, वो शो करते हो ना अपन. ठीक है? तो इसमें एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ होगी. सुनो भाई ध्यान से. अगर मान लो ये वाली बॉन्ड लेंथ एक्स है, इधर सुनो. अगर ये बॉन्ड लेंथ एक्स है और ये बॉन्ड लेंथ वाई है, तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो रेजोनेंस से क्या होगा? सेम.
एक्स इक्वल टू वाई ड्यू टू, है ना, दो टाइप की बॉन्ड नहीं होंगे क्योंकि रेजोनेंस है ना, और रेजोनेंस है तो एक्स और वाई बॉन्ड लाइन क्या होंगी, बराबर। रेजोनेंस है इसलिए इसमें दो टाइप की बॉन्ड नहीं होंगे, है ना, एक ही टाइप का बॉन्ड होगा। अब सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी में ये है कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन के पास दो ऑक्सीजन, इस पर कितनी है, तीन है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गए तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, तो इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। यह क्या होता है ना, जैसे सनलाइट आती है ना तो उसके अंदर विजिबल तो है ही, यूवी रेडिएशन भी है, तो यूवी रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर लेती है नीचे तक नहीं आने देती, और अगर वो नीचे आने लगेगी ना तो अपनी स्किन के लिए हार्मफुल है। स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है यूवी रेडिएशन, तो इसीलिए जहाँ जिन जगहों पे ओजोन होल है ना वहाँ स्किन कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया या जो पोल वाले एरिया है ना, हाँ उस तरफ। वह भाई, तो हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। कर दूँ आगे, चलो हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज मोर पावरफुल, ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रांग है ये, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ओजोन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अब इसकी लिख लो कुछ रिएक्शन है। तो सबसे पहले अगर अपन इसको गर्म करेंगे तो ये क्या देगा, O2 प्लस, इस जगह पे डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। NO को ऑक्सीडाइज करेगा NO2 में, SO2 को, SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा SO3 में, और खुद कन्वर्ट होगा O3 में। ठीक है, ऐसी तरह लिखना, लेड सल्फाइड KI और PV, लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा PbSO4 में, लेड सल्फाइड, पोटेशियम आयोडाइड और PB, O2 प्लस, I2 प्लस,
ठीक है। तो यहाँ पीबीओ भी बनेगा, पीबीओ2 भी बनेगा और पीबीओ3 भी बनेगा, है ना, तीनों बनेंगे। पीबीओ, चलो करो नोट। ऑलमोस्ट सब कोई ऑक्सीडाइज कहता है ओजोन की तरह, है ना। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के बाद अब कौन है इसके अंदर, सल्फर। तो जो सल्फर है, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है। सल्फर एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। और उसके दो इंपॉर्टेंट एलोट्रोप कौन कौन से हैं, दो इंपॉर्टेंट एलोट्रोप है, अल्फा सल्फर जिसको अपन बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, ठीक है, और दूसरा बीटा सल्फर जिसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। कौन, किसके, किसकी रिएक्टिविटी। हाँ, हाँ बहुत सारे हैं, मैं कुछ रिएक्शन लिखी हैं, क्योंकि तो ऑक्सीजन से भी पावरफुल है। मोस्टली एलिमेंट का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेगा ये। तो टू इंपॉर्टेंट एलोट्रोप ऑफ सल्फर आर, कौन कौन से हैं, देखो वैसे तो इसके 8 एलोट्रोप है सल्फर के, कितने हैं, 8, है ना। लेकिन उन 8 में से आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखते हैं, कौन कौन से, एक अल्फा सल्फर और रोम्बिक सल्फर। और दूसरा बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक। एक अल्फा सल्फर है, रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, दूसरा बीटा सल्फर है जिसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक, समझे। मोनोक्लिनिक सल्फर कैसा होता है, कलरलेस, और वो होता है येलो कलर का। ये येलो कलर है, और ये कैसा है, ये है कलरलेस। मोनोक्लिनिक सल्फर कलरलेस है, रोम्बिक सल्फर येलो कलर का है, समझे। और दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। 96 के नीचे एग्जिस्ट करता है कौन सा, 96 पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और 96 के नीचे अल्फा और 96 के ऊपर बीटा फॉर्म स्टेबल है। तो ये अल्फा सल्फर रोम्बिक, ये बीटा सल्फर नाइन्टी सिक्स पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना, एट 96 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ और बिलो 90 डिग्री
बिलो 96 डिग्री कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा? अल्फा फॉर्म। और अबव 96 डिग्री कौन एग्जिस्ट करेगा? बीटा फॉर्म। ये आपको याद रखना है। 96 इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है जिस पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिलो 96 अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अबव 96 बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। बीटा फॉर्म कलरलेस है, एसिड मॉलिक्यूल है। अल्फा फॉर्म कैसा है? येलो कलर का। चलो नोट करो भाई इसको ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री है ये, रोम्बिक मोनोक्लिनिक ये सब ज्योमेट्री है सॉलिड की। या ये एक प्लानो लिख लेना, एग्जिस्ट एच S8 मॉलिक्यूल। कोई भी एलोट्रॉप हो एसिड मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। कैसे? इसके इस ज्योमेट्री के ऊपर भी नाम है और वैसे भी डिक्लाइन करके भी नाम रखे हुए हैं इसके। टोटल 8 एलोट्रॉप हैं, उनमें से ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे। टोटल तो इसके 8 एलोट्रॉप हैं सल्फर के, लेकिन उनमें जो दो इंपॉर्टेंट हैं वो ये दो हैं, है ना। मैंने बोर्ड पे दो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप लिखे हैं, अल्फा बीटा। इसके अलावा भी ये इसके अंदर टोटल 8 हैं। टोटल कितने एलोट्रॉप हैं? 8 एलोट्रॉप है। प्लास्टिक सल्फर है, ठीक है, और भी। क्या? अरे सॉलिड स्टेट चैप्टर में ये तुम पढ़ोगे ना, उसमें ज्योमेट्री हैं ये मोनोक्लिनिक। ये तीन वो होती है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, उनके एंगल उनकी एज लेंथ उसके बेस पे बनती है ज्योमेट्री। ये होता है ना, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इनके बीच में एंगल है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक का मतलब क्या है? इसमें दो एंगल तो बराबर होते हैं, एक डिफरेंट होता है, और एज लेंथ तीनों डिफरेंट होती हैं। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर आएगा ये। टोटल कितनी ज्योमेट्री होती है? 7। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल है ना, 7 ज्योमेट्री होती है। कितनी? 7 ज्योमेट्री और 14 लैटिस। 7 ज्योमेट्री हैं और 14 क्या होते हैं? लैटिस। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ोगे, अभी यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है। चलो हो गया भाई। अब नीचे लिखना अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर और रोम्बिक सल्फर। प्रिपरेशन में क्या होगा? by evaporating the solution of sulfur in carbon disulfide. In carbon disulfide, ठीक है, और स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एज कंपेयर टू बीटा फॉर्म। एट रूम टेम्परेचर
अच्छा एक बार बताओ, 96 पर ये बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक बार बताओ वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोटॉप दूसरे एलोटॉप में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? तो ये जो 96 डिग्री है ना, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ोगे आप, वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोटॉप दूसरे एलोटॉप में कन्वर्ट होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये 96 डिग्री क्या हुआ? ट्रांजिशन टेम्परेचर। समझे? 96 डिग्री क्या होता है? ट्रांजिशन। इसको जमीन से निकालने का जो तरीका होता है ना, उसका नाम है फ्रेश मेथड, फ्रेश एंड ट्रॉप्स। है ना? जमीन के अंदर नीचे गहराई में सल्फर बैंड है। सल्फर बैंड मतलब सल्फर की रॉक्स हैं, और सल्फर की रॉक से सल्फर को बाहर करते हैं ये प्रोसेस से। कैसी? फ्रेश ट्रॉप मेथड। ये मेथड से जो जमीन के नीचे इसकी जो रॉक्स हैं वहां से सल्फर बाहर लेके आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके के 3 पाइप डाले जाते हैं। कैसे? एक पाइप से अंदर से भेजी जाती है स्टीम, है ना, और दूसरे पाइप से डाला जाता है प्रेशर, तो तीसरे पाइप से पिघला हुआ सल्फर बाहर आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेश प्रोसेस, है ना। सल्फर नीचे जो है जमीन के अंदर बहुत गहराई पर सल्फर के रॉक्स हैं जिनको बोलते हैं सल्फर बेड। तो उस गहराई तक आपको 3 पाइप डालने पड़ते हैं। कितने पाइप? एक पाइप से डालते हैं अपन क्या? स्टीम, है ना, हाई टेम्परेचर पर स्टीम। दूसरे पाइप से डालते हैं प्रेशर। तो वो स्टीम से जो नीचे का जो रॉक वाला सल्फर है वो पिघल जाता है, और जब उस पर यहाँ से प्रेशर पड़ता है तो तीसरे पाइप से निकल के बाहर आता है। वो होता है रोम्बिक सल्फर। कौन सा सल्फर है वो? येलो कलर का रोम्बिक सल्फर। ठीक है, फिर उसके एलोट्रोप बनाए जाती हैं। अब ये सब हट गया है कोर्स से, इसलिए सब बताने का कोई मतलब नहीं है। नाम याद रखो, फ्रेश टॉप प्रोसेस। ठीक है, चलो भाई, अब एडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर, इसमें आपको पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड और SO2। चलो करूं आगे। evaporating the solution of sulfur in carbon disulfide, fresh and tops, fresh and tops method, FRASCH and TRO, fresh and tops method। ये सब पहले सिलेबस का पार्ट था, लेकिन अब से फंडामेंटल ऑफ पी ब्लॉक पढ़ना है आपको, सब डिटेल में नहीं पढ़ना। पहले तो ये सब बताया जाता था, इससे ये होता था, हमें परेशानी होती थी इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कराने में। 16 चैप्टर थे, ऊपर से इतनी सारी डिटेल। ये 1 साल का सिलेबस 3 साल में वो पूरा ढंग से पढ़ाओ तो इतना बड़ा सिलेबस था। जमीन के मान लो 800 फीट नीचे है सल्फर की रॉक, तो 800 फीट तक आप पाइप डालेंगे, एक नहीं 3। पहले पाइप से डालते हैं सुपर हीटेड स्टीम, वो स्टीम नीचे जाके उन रॉक्स को क्या है, मेल्ट करेगी। और दूसरे पाइप से डालते थे हाई प्रेशर। जब प्रेशर पड़ता था उस पर तो वो लिक्विड तीसरे पाइप से निकल के क्या आता था? बाहर। वो होता था मेल्ट सल्फर, जिसको बोलते हैं रोम्बिक सल्फर। चलो हेडिंग डालो कंपाउंड ऑफ सल्फर ना। मेरे पास वो किताब रखी है, देख लेना, OP टंडन की, GRB वाले की। इतनी मोटी है, 1200-1400 पेज की है ना। इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा? चलो भाई, हो गया। तो हेडिंग डालो कंपाउंड ऑफ सल्फर। इसमें पहला कंपाउंड डालो सल्फर डाइऑक्साइड। कर दूं आगे? बीटा सल्फर का कलर ऐसे, वो तो उसी का फॉर्म है, चेंज करने टेम्परेचर डाउन उसको बढ़ा देंगे तो बीटा में चेंज हो जाएगा वो।
बाकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहती है ना। कंपाउंड्स ऑफ तो सबसे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, प्रिपरेशन नंबर 1, सल्फर का सीधा ऑक्सीडेशन करो तो सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा, सल्फाइड आयन का रिडक्शन करोगे जब आप तो बनेगा H2SO3 प्लस SO2, ठीक है, प्लस H2O। और ये लैब मेथड भी है। सल्फाइड आयन का जब आप रिडक्शन करते हो। तीसरा, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर बाय रोस्टिंग ऑफ आयरन पायरिटीज, बाय रोस्टिंग ऑफ आयरन पायरिटीज। आयरन पायरिटीज होता है FeH2। ये आयरन पायरिटीज प्लस O2 तो क्या बनेगा? आयरन पायरिटीज का एक नाम और है फूल गोल्ड। फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना भी बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या है, इसका नाम है फूल्स गोल्ड आयरन पायरिटीज का। फिर कॉपर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से ये है कंसंट्रेट। सुनो, डाइल्यूट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है कॉपर का। किसके से रिएक्शन करेगा? कंसंट्रेट H2SO4 से। तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस है ना, कंसंट्रेट H2SO4। ये लैब मेथड भी है इसकी SO2 की। एक लैब मेथड ये है और एक ये भी है लैब मेथड। प्रॉपर्टी क्या होगी? कलरलेस, पंजेंट स्मेल गैस। कलरलेस, पंजेंट स्मेल गैस। सॉल्युबल इन वाटर और रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर सकते हो, है ना। सॉल्युबल इन वाटर
कैन बी रूम टेम्परेचर पर SO2 को लिक्विड फॉर्म में ला सकते हो आप। अब देखो इसका बहुत बड़ा यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड का पेपर इंडस्ट्री में। किसमें? पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा यूज है। ब्लीचिंग मालूम है क्या होता है? ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? डीकलराइजेशन। कलरिंग मटेरियल को डीकलराइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग दो तरह से होती है, एक बाय ऑक्सीडेशन और एक बाय रिडक्शन। तो जो पेपर इंडस्ट्री है ना, उसमें जो कागज की ब्लीचिंग होती है वो बाय रिडक्शन होती है। कैसे होती है? रिडक्शन वाली जो ब्लीचिंग है वो टेम्परेरी है, ओरिजिनल कलर वापस क्या हो जाएगा? रीस्टोर हो जाएगा। और जो ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग होती है वो कैसी होती है? परमानेंट। एक बार कलर गया तो रीस्टोर नहीं कर सकते आप। तो जैसे क्लोरीन के साथ जो ब्लीचिंग होती है वो होती है परमानेंट, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ब्लीचिंग कैसी होती है? टेम्परेरी। ये तुम्हारा जो पेपर है ना, इस पेपर के अंदर कौन है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज फाइबर को अपन ने क्या किया हुआ है? सेल्यूलोज फाइबर को एक दूसरे से चिपका के रखा हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एडेप्टिव टूट सकता है। तो इसकी करी जाती टेम्परेरी ब्लीचिंग। का से? सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है ना? तो ये कागज का कलर कैसा हो जाता है? वाइट। अब ये रजिस्टर मान लो 10 साल तक अगर तुम्हारे घर में पड़ा रहेगा तो देखते हो कैसा हो जाता है? येलो, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल कलर है। इसका एयर में ऑक्सीडेशन होगा और ये धीरे धीरे येलो होना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है आपकी कौन सी? रिडक्टिव ब्लीचिंग। कौन सी? रिडक्टिव ब्लीचिंग। पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। किसका? रिडक्टिव ब्लीचिंग का।